आप देखना शुरू कर चुके हैं चरावली ई पाठशाला। आपको पता ही है आजकल हम उत्तर मुगल साम्राज्य के बारे में हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो कल हमने उस उत्तर मुगल साम्राज्य में बहादुर शाह प्रथम और जहांगीर शाह के बारे में समाप्त कर लिया था। और आज की क्लास में हम फर्रुखसियर से स्टार्ट करेंगे और मोहम्मद शाह तक हम इन चारों यानी कि फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह तक हम समाप्त कर लेंगे। यानी कि हमने 1713 तक कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज स्टार्ट करेंगे 1713 से और हम जाएंगे सीधा 1748 तक। बीच में ये तीन चार महीने के ये सुल्तान थे, बादशाह थे, इनको भी हम जाएंगे। आज हम चार के बारे में पढ़ेंगे और जो अगली क्लास आएगी उसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक, यानी कि इन पांचों के बारे में हम अगली क्लास में ख़त्म कर देंगे। कुल हमने पहले बोला था आपको केवल 3 क्लास होंगी। पहली क्लास यहाँ तक ख़त्म, दूसरी यहाँ तक और तीसरी यहाँ तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम फर्रुखसियर के साथ। फर्रुखसियर जो कि दिल्ली का बादशाह रहा 1713 से लेकर 1719 तक। ये वही जो कि जहांगीर शाह का भतीजा था, जिसने जहांगीर शाह को जहांगीर शाह जो कि लाल कुबेई नाम वैश्या के प्रेम में पागल हो गया था, उसको हटा करके एक गद्दी हत्या ली थी। और उसके बाद इसका जो साथ दिया था, वो सबसे ज़्यादा साथ दिया था उसको गद्दी को दिलवाने में सैयद बंधु, यानी कि कहें तो सैयद बंधु 2 भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। तो ये दोनों को हम जानते हैं। आप कभी जब क्वेश्चन बनेगा आपको पूछा जाता है कि किंग मेकर यानी कि सुल्तान निर्माता या सम्राट निर्माता कौन थे? सैयद बंधु। तो इनने आगे आने वाले 3 से 4 जो दिल्ली के जो भी बादशाह थे, उनका निर्धारण इन्हीं 2 व्यक्तियों ने किया था। इसलिए इनको किंग मेकर या सम्राट निर्माता के नाम से भी जानते हैं। तो जो जहांगीर शाह को जो दिल्ली की गद्दी से हटाया था, उनमें इन दोनों का सबसे ज़्यादा सहयोग था। तो जैसे कि इन दोनों ने इसका साथ दिया था, तो साथ के फलस्वरूप इन दोनों को इनाम भी मिलना था। तो जो अब्दुल्ला खां था उसको बना दिया गया वजीर और जो हुसैन अली खां था उसको बना दिया गया मीर बख्शी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जहांगीर शाह का जो साथ दिया था, वो दिया था किसने? जुल्फ़िकार खान ने। जुल्फ़िकार खान को भी वकील बनाया गया था, वजीर बनाया गया था, और उसके पिता को बनाया गया था वकील। ठीक उसी प्रकार फर्रुखसियर का साथ देने वाले थे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। इन दोनों को भी, अब्दुल्ला खां को वजीर और इसको हुसैन अली खां को मीर बख्शी। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है सैयद बंधु, किंग मेकर। आपसे पूछा था किंग मेकर कौन थे, सैयद बंधु कौन थे? तो ये दोनों ही व्यक्ति थे। इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये दोनों हिंदुस्तानी अमीर थे। और जो जिनका साथ जहांगीर शाह का जिसने साथ दिया था जुल्फ़िकार खां, वो कहाँ का था? वो ईरानी अमीर था। तो इन दोनों में अंतर क्या है? जो जुल्फ़िकार खां में और सैयद बंधु में वो ईरान के थे और जो हिंदुस्तान के थे। अब आगे चलते हैं। जैसे कि इस जहांगीर शाह ने मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। उसके बाद मैंने आपको वहाँ भी बताई थी कि जो जय सिंह था उसके पास 2 उपाधियाँ थी, एक थी मिर्जा की उपाधि और एक थी सवाई की उपाधि। तो जो मिर्जा की उपाधि दी थी वो दी थी उपाधि जहांगीर शाह ने, और ये जो सवाई की उपाधि है ये दी है फर्रुखसियर ने। तो दोनों उपाधियाँ हैं, 2 अलग अलग बादशाहों ने दी हैं, दोनों एक ही व्यक्ति ने नहीं दी हैं। ये बंदा बहादुर जो कि उसी समय से चला आ रहा है, बहादुर शाह प्रथम के टाइम से। इसका लड़ाई मुगलों के साथ थी, इसने बहादुर शाह प्रथम को भी खूब परेशान किया, उसके बाद जहांगीर शाह को भी खूब परेशान किया। लेकिन आगे आने के बाद जो फर्रुखसियर आया, इस फर्रुखसियर ने इस बंदा बहादुर को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद 1716 में इसको फांसी दे दी गई। इस तरह जो फांसी लगने का जो प्रावधान है, आप देखोगे 3 सिख नेता के हैं या 2 सिख गुरु और 1 सिख नेता को फांसी दी गई है मुगल बादशाहों के द्वारा। पहली सबसे बार फांसी दी गई थी जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी सबसे पहले आपके जहांगीर ने। उसके बाद जो फांसी देने का जो था वो आया था औरंगजेब के समय में। औरंगजेब ने फांसी दी थी सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को, और उन्हीं के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह। और तीसरा जो भी फांसी लगने का जो भी आता है क्वेश्चन या एग्जाम में, वो है बंदा बहादुर को। बंदा बहादुर को फांसी किसने दी? वो दी है फर्रुखसियर ने। तो 3 ही फांसियां दी गई हैं, फर्रुखसियर के द्वारा बंदा बहादुर को, औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर को, और जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को। इसके अलावा जो फर्रुखसियर था, इसने 1713 में जजिया कर समाप्त कर दिया, लेकिन 1717 में दोबारा से चालू कर दिया।
उसके बाद हालांकि ये जजिया का समाप्त होगा पूर्ण रूप से 1720 में। ये मोहम्मद शाह रंगीला नाम का एक व्यक्ति आएगा, उस मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा, इसको रंगीला भी एक उपाधि थी, तो मोहम्मद शाह के द्वारा इसको 1720 में पूर्णतः समाप्त किया गया। जजिया कर के बारे में आप पूरा पिछली आप क्लासेस में आपको पूरा बता चुका हूँ। आज की क्लास में भी जो क्लास जैसी खत्म होगी तो जजिया कर सबसे पहले कहाँ आया, कैसे आया और कहाँ तक आया, पूरा जो भी है जजिया कर के बारे में, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सारों को भी इस क्लास के बारे में बताने वाला हूँ। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जजिया कर को उसने 1713 में समाप्त किया और 1717 में दोबारा से चालू कर दिया। अब बात आती है ये जो सैयद हुसैन अली था इसके संबंध खराब हो गए फर्रुखसियर के साथ, क्योंकि ये दोनों के दोनों किंग मेकर थे। ये वही सोचते थे कि ये जो दिल्ली का जो बादशाह है ये वही काम करे जो हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, बनवाता कोई है लेकिन बाद में बात है मानता कौन है। तो सैयद हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से संधि कर ली, उसको बोलते हैं दिल्ली की संधि। और जो पेशवा बालाजी कौन थे, ये मराठों के थे, तो उनकी मराठों की सहायता, सैन्य सहायता लेकर इस सैयद हुसैन अली ने फर्रुखसियर को दिल्ली की गद्दी से हटा दिया और उसके साथ ही इसको अंधा कर दिया और 10 दिन बाद इसकी हत्या करवा दी गई। ठीक है, इसीलिए जो फर्रुखसियर है उसको बोला जाता है घृणित कायर। तो एक एक जो नाम आ रहे हैं इनके नामों के साथ आप उपाधि भी लगाते जाना। जैसे कि आपको बहादुर शाह प्रथम की उपाधि क्या थी, शाहे बेखबर। उसके बाद आए आपके जहांदर शाह की उपाधि क्या थी, लंपट मूर्ख। उसके बाद आया आपका फर्रुखसियर की उपाधि क्या दी गई, इसको दी गई घृणित कायर। ठीक है, इसको अंधा करवा दिया और अंधा करवाने के बाद इसको 10 दिनों बाद इसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद क्योंकि ये सैयद हुसैन अली और क्या नाम है अब्दुल्ला खां, ये दोनों ही डिसाइड कर रहे थे इस समय पे कौन दिल्ली का सुल्तान बनेगा, बादशाह बनेगा। तो इन्होंने डिसीजन लिया अगला जो बादशाह हुआ होगा रफ़ी-उद-दरजात। ये रफ़ी-उद-दरजात 28 फरवरी 1719 को दिल्ली का बादशाह बनता है और 4 जून 1719 तक दिल्ली का बादशाह रहता है। यानी कि बात करें फरवरी तो खत्म ही हो गई थी 28 को, मार्च, अप्रैल और मई कुल 3 महीने तक दिल्ली का बादशाह रहा और उसके बाद इसको भी हटना पड़ा। और इसके नाम पर रिकॉर्ड दर्ज है, वो है कि दिल्ली का सबसे कम समय तक रहने वाला बादशाह कौन है, वो है रफ़ी-उद-दरजात। ये तो है सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह रफ़ी-उद-दरजात। अगर बात करूं सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले की, तो वो है सबसे ज़्यादा तक शासन किया है अकबर ने 1556 से लेके 1605, यानी कि कुल 49 ईयर्स तक। हालांकि 49 ईयर्स तक औरंगजेब ने शासन किया, लेकिन औरंगजेब ने कुछ महीने कम थे, यानी कि सबसे ज़्यादा शासन करने वाला अकबर, उसके बाद आता है आपका औरंगजेब और सबसे कम समय तक शासन करने वाला है आपका रफ़ी-उद-दरजात। और इसके बाद आने वाला जो है उसका नाम है रफ़ी-उद-दौला। ये रफ़ी-उद-दरजात के बाद अगला बादशाह बनता है और बादशाह बनने के बाद इसने उपाधि धारण की थी शाहजहाँ द्वितीय की। शाहजहाँ प्रथम कौन था, जहांगीर का पुत्र खुर्रम, जिसने शाहजहाँ की उपाधि धारण की थी। और शाहजहाँ द्वितीय कौन, रफ़ी-उद-दौला। जैसे कि रफ़ी-उद-दरजात सबसे कम समय तक दिल्ली का बादशाह बनने का रिकॉर्ड है, ठीक उसी प्रकार उसके बाद दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला बादशाह है रफ़ी-उद-दौला। और इस रफ़ी-उद-दौला के बाद अगला जो बादशाह बनता है वो बनता है मोहम्मद शाह। इससे संबंधित 4 से 5 फैक्ट हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सबसे पहले ये कि जजिया कर पूर्ण से किसने समाप्त किया, वो जजिया कर पूर्ण से समाप्त किया है आपके इसी मोहम्मद शाह नाम के व्यक्ति ने। दूसरा, इसको जो उपाधि थी वो थी रंगीला की उपाधि। इन उपाधियों को मत भूलना, उपाधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। मैं पहले भी आपको बता दिया था, फिर आपको दोबारा से बता ही देता हूँ। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि थी शाहे बेखबर, जहांदर शाह की उपाधि थी लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर को कहा गया घृणित कायर और इस मोहम्मद शाह को कहा गया रंगीला। रंगीला यानी कि कह सकते हैं, रंगीला आप जानते ही हो, ये हर समय हद से ज़्यादा दारू पीना, वही दरबार में नर्तकाओं का नाच वाच उसी में व्यस्त रहता है, इसलिए लोग इसको रंगीला बोलते थे। एक इसने काम जो किया था वो ये किया था कि अब तक जो अभी आप देख रहे थे, चाहे फर्रुखसियर हो, चाहे रफ़ी-उद-दरजात हो या रफ़ी-उद-दौला हो, इन तीनों को दिल्ली का बादशाह बनवाने में सब जो हाथ था वो था इन सैयद बंधुओं का। सैयद बंधु यानी कि
अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां का। इन्हीं दोनों सब अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां का जो अंत किया, यानी कि सैयद बंधुओं का जो अंत किया, वो किया इस मोहम्मद शाह ने। हालांकि इस मोहम्मद शाह को भी बादशाह बनवाने में इन्हीं सैयद बंधुओं का हाथ था, लेकिन वही बात, सैयद बंधुओं की बनी किसी से नहीं, बादशाह सबको बनाया लेकिन बनी इनकी किसी से नहीं। तो इस मोहम्मद शाह ने इन दोनों का ही अंत करवा दिया, हमेशा के लिए इनकी कहानी चैप्टर ही पूरा तरह समाप्त कर दिया। क्योंकि ये पूरा उसमें लगा रहता था ड्रामेबाजी में, दारू वारू में। तो जो ईरान था वहाँ का शासक था एक, उसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह को ये चीज़ पता लगी कि जो हिंदुस्तान का जो राजगद्दी है, जो वहाँ का बादशाह है, वो इस समय पूर्ण रूप से नशेबाजी में और किसी कमज़ोर हाथों में जा रखा है। उसे जो सूचना जा रही थी यहाँ से, वो इसी मुगल घराने से ही जा रही थी। वो कोई वहाँ से, उसके पास फैक्स नहीं था, कि उसको गूगल नहीं था, नेट नहीं था कि सर्च किया इंडिया में क्या चल रहा है। सारी खबरें इसी राजघराने से ही जा रही थी। दूसरा, वहाँ खबरें ये भी जा रही थी कि दिल्ली में या हिंदुस्तान में बहुत अपार संपत्ति है, यहाँ का जो बादशाह है वो कमज़ोर है, उसे कोई मतलब नहीं है, आप आइए यहाँ से लूट के ले जाइए और हमें यहाँ का बादशाह बनवा दीजिए। कुछ लोग होते हैं जो इसके आसपास के थे। नादिर शाह इससे बड़ा प्रभावित हुआ, और नादिर शाह जिसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये वही नादिर शाह। ये फारस यानी कि इराक का उस समय राजा था, या कह सकते हैं शासक था। इसने वहाँ से फिर हिंदुस्तान की तरफ कूच किया। तो ईरान से जब चला, तो ईरान से आने पर सबसे पहले इसको अफगानिस्तान का गजनी साम्राज्य पड़ा। सबसे पहले से गजनी को अपने अधिकार में लिया। गजनी के बाद इसने काबुल में अपना अधिकार किया। काबुल के बाद आगे बढ़ा पेशावर, जो कि आज के पाकिस्तान में, वहाँ पे अपना अधिकार जमाया। और पेशावर के बाद इसके जो अगला था टारगेट, वो था लाहौर। लाहौर यानी कि लाहौर में आया, लाहौर को जीता। और लाहौर जो कि कह सकते हैं जो भारत और पाकिस्तान दोनों का जो पंजाब था, एक पंजाब था, उस पंजाब का राजधानी लाहौर ही थी। तो यानी कि पंजाब तक आ चुका था जो पाकिस्तानी पंजाब। और पाकिस्तानी पंजाब के बाद अब बारी थी हिंदुस्तानी पंजाब की। जो हिंदुस्तानी पंजाब जैसे ही प्रवेश करता है तो वो आता था दिल्ली के अधिकार में। तो अब दिल्ली के अधिकार में आया, तो हालांकि इस मोहम्मद शाह को पता लगा कि नादिर शाह आगे बढ़ रहा है, आपकी दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके कान खड़े हुए। कई दिनों के बाद पता है इसको तभी लग गया था लाहौर से ही, लेकिन लाहौर से तब इसने ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्या दिया, जब अपने नशे में जब व्यक्त था, लोगों ने इसको जब ज़्यादा पूछा तो खड़ा हुआ, पूरे नशे वशे में उस पर बैठा गया। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में करनाल का युद्ध होता है। उस करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हरा दिया। और हराने के बाद 1739 की ये घटना है। हराने के बाद नादिर शाह दिल्ली आया। दिल्ली में ये काफ़ी इसने बड़े पैमाने पर लूट की, बहुत भयंकर मात्रा में लूट की यहाँ पे। और लूट के बाद इसने इस मोहम्मद शाह जो दिल्ली का बादशाह था, इस पर जो लड़ाई हुई थी करनाल की, उस करनाल युद्ध की लड़ाई के लिए 50 लाख जुर्माना लगाया, यानी कि 50 लाख रुपया लिए इससे। प्लस ये उस समय जो हिंदुस्तान का जो बादशाह होता था वो बैठता था तख्ते ताउस, इसे बोलते थे मयूर सिंहासन। ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था शाहजहां ने। और इसी मयूर सिंहासन में इसने जड़वाया था कोहिनूर हीरा। तो इसी के साथ ये तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा और 50 लाख रुपया कौन लेके गया यहाँ से? नादिर शाह। नादिर शाह इस कोहिनूर हीरे को अपने साथ में ले जाता है। इस कोहिनूर हीरे का कौन, आपने कई बार नाम देख लिया होगा, यहाँ वहाँ यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहा है। इस कोहिनूर हीरे के लिए भी मैंने आपके लिए जस्ट इसी के बाद आपकी सबसे पहले कोहिनूर हीरा और आपका ये जजिया कर, जो आपके चैप्टर में बार बार कई लोगों के साथ में आ रहे हैं, तो इन दोनों का मैंने कंपेरेटिव, यानी दोनों को कोहिनूर हीरे का पूरा इतिहास और पूरे जजिया कर का इतिहास, दोनों को आपको इसी वीडियो में जस्ट इसी के बाद मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, दिल्ली का बादशाह कमज़ोर हो रहा है। तो उस कमज़ोरी का फ़ायदा जो दिल्ली के आसपास जो भी दिल्ली में जो राज्य आते थे, जो उसके प्रांत या सूबे थे, जो सूबे औरंगजेब के समय पर 20 कहीं कहीं 21 भी लिखा हुआ है, वो धीमे धीमे करके अपना स्वतंत्र होना स्टार्ट कर दिया। और इन स्वतंत्र होने वाले में मोहम्मद शाह के समय पर जो स्वतंत्र हुए राज्य थे वो हैं आपके बंगाल, इसकी नींव डाली मुर्शिद कुली खान ने, अवध सादत खान ने, हैदराबाद को स्वतंत्र किया निजामुल मुल्क ने, स्वतंत्र भरतपुर की नींव डाली बदन सिंह ने, भरतपुर राज्य की नींव डाली थी बदन सिंह ने। लेकिन जो भरतपुर का जो किला है वो आगे बनवाएगा आने वाला जो वहाँ का राजा है, राजा सूरजमल।
फर्रुखाबाद की जो नींव डाली स्वतंत्र की वो थी बगस नवाब ने, और इसके अलावा बिहार और उड़ीसा प्रांत भी इससे अलग, यानी कि कुल इसके समय में स्वतंत्र हुए राज्य ये हो गए थे। इसके बाद इसी तरह ये इस मोहम्मद शाह से पूछे जाने वाली यही चीज़ें, एक तो जजिया कर को पूर्णतः किसने समाप्त किया, मोहम्मद शाह ने। रंगीला की उपाधि किसकी थी, मोहम्मद शाह की। सैयद बंधुओं का अंत किसने किया, मोहम्मद शाह ने। तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, ये मोहम्मद शाह। और इस तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक कौन था, शाहजहां। तो ये दोनों नाम याद रखना। अब मैं आपको बताता हूँ पूरा जजिया कर का पूरा इतिहास, और उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कोहिनूर हीरे का पूरा कौन कब से कहाँ किसके हाथ में गया। हालांकि हम ये सब जब फिरोज़शाह तुगलक के बारे में आपको बता रहे थे, यानी फिरोज़शाह तुगलक की जो क्लास थी उसमें इसको पूरा हम बता चुके हैं। एक बार फिर मैं इस जजिया कर, क्योंकि आज की क्लास में जजिया कर पूर्णतः समाप्त हो गया, आज के बाद जजिया कर का आप जिक्र कहीं नहीं सुनेंगे, तो इसीलिए मैं आपको जजिया कर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक हुआ मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो जजिया कर था, ये जो आया था, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जजिया कर है क्या। जजिया कर है गैर धार्मिक कर, यानी कि जरूरी नहीं है कि जजिया केवल आपके दिमाग में जजिया कर आती है आपके दिमाग में हिंदुओं पर लगने वाला कर आ जाए, नहीं। जजिया कर है गैर इस्लामिक कर, यानी कि गैर जो मुसलमान नहीं है और वो व्यक्ति अगर अपना धर्म का लिए पूजा अर्चना करना चाहता है तो उस व्यक्ति को, राजा को, सुल्तान को या बादशाह को एक कर देना पड़ेगा, उसी को बोलते थे जजिया कर। सबसे पहले जो जजिया कर शब्द आया या जजिया कर सबसे पहले जो लगाया गया वो लगाया गया था यहूदियों और ईसाइयों से, यानी कि कह सकते हैं सबसे पहले यहूदियों और ईसाइयों से ये वसूल किया गया था। उसके बाद ये हिंदुओं पर भी लागू हुआ। भारत में सबसे पहले जजिया कर 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध प्रांत में लागू हुआ था। ये जब हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ रहे तभी हमने बताया था। लेकिन इस मोहम्मद बिन कासिम ने एक चीज़ रखी थी कि इसने लूले, लंगड़े, अंधे और ब्राह्मणों को इससे मुक्त रखा था। यानी सबसे पहले जजिया कर किससे लिया गया, वो लिया गया था यहूदियों और ईसाइयों से, कहीं दूसरी जगह वो लिया गया था अरब में, क्योंकि अरब की ये मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया था। उसके बाद जब ये हिंदुस्तान में आया तो हिंदुस्तान में सबसे पहले जजिया कर कहाँ लागू हुआ, वो हुआ सिंध प्रांत में, और प्रारंभ में लूले, लंगड़े, अंधे और ब्राह्मणों से इसको मुक्त रख गया। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था, वो था फिरोज़शाह तुगलक। उसके बाद ये परंपरा सेम इसी प्रकार चलती रही। अकबर के आने के बाद अकबर ने इस जजिया कर को 1564 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अकबर के बाद अकबर का जहांगीर और जहांगीर का शाहजहां, तो जहांगीर और शाहजहां, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में जजिया कर नहीं लिया गया। लेकिन जैसे ही औरंगजेब गद्दी पर बैठा, औरंगजेब ने इस जजिया कर को दोबारा से स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसने मेवाड़ को इस कर से मुक्त रखा। यानी कि मेवाड़ के जो राज्य में जो भी लोग थे, जो हिंदू थे या जो भी गैर इस्लाम लोग मानने वाले थे, उनसे जजिया कर नहीं लिया। जजिया कर ने पूरे अपने हिंदुस्तान में लागू किया, लेकिन केवल मेवाड़ को छोड़ के। औरंगजेब के बाद जजिया कर ऐसे ही चलता रहा, लागू रहा। उसके बाद आज हमने पढ़ाई है कि जो फर्रुखशह आया था, फर्रुखशह ने 1713 में इसको समाप्त किया, लेकिन 1717 में इसको दोबारा से लागू कर दिया। फर्रुखशह के बाद मोहम्मद शाह, आज ही हमने पढ़ा है कि इसने 1720 में इस जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। उसके बाद आप जजिया कर का कहीं भी उल्लेख नहीं सुनेंगे। तो ये तो थी पूरी जजिया कर की कहानी। अब मैं आपको बता देता हूँ पूरे कोहिनूर हीरे का इतिहास। कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरे को बोला जाता है रोशनी का पहाड़। कोहिनूर का एक्चुअली अर्थ है रोशनी का पहाड़। तो ये जो देख रहे हैं ये कोहिनूर हीरा बनाने की कोशिश की है। ये हालांकि कोहिनूर हीरा है नहीं, लेकिन बनाने का डायग्राम की कोशिश है। कोहिनूर हीरा का जो भी जिक्र है, यानी जो भी आप सुनते हैं, जो वो सबसे पहले इतिहास में जहाँ भी दर्ज है वो ये कहते हैं कि कोहिनूर हीरा है वो गोलकुंडा, आज के तेलंगाना में जो खान है वहाँ से निकाला गया था। और इसका जो सबसे पहले जो उल्लेख आता है इतिहास में, जो दर्ज है, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय से मिलता है। उससे पहले कहीं भी इस कोहिनूर हीरे के बारे में कहीं कुछ भी विवरण नहीं लिखा गया है। तेलंगाना यानी कि दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत पर सबसे पहले जो भी फतेह कहो या दक्षिण भारत पर सबसे पहले जाने वाला, दिमाग में आने वाला व्यक्ति कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मलिक काफूर। मलिक काफूर वही जिसको हजार दिनारी बोलते थे। इस मलिक काफूर को का जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान पर भेजा था और उसने
इस राजा देवगिरी के राजा प्रताप रुद्र देव को हरा दिया। उस हराने के बाद यहाँ से कोहिनूर हीरे को प्राप्त किया। और ये बात है 1310 की। और मलिक काफूर ने आके कोहिनूर हीरा किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी कौन? दिल्ली का सुल्तान। यानी कि उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये कोहिनूर हीरा दिल्ली के सुल्तानों का जो मुकुट था उसकी शोभा बढ़ाने लग गया। तो यानी कि जो भी दिल्ली का सुल्तान बनता, इस कोहिनूर हीरे को सुल्तान टू सुल्तान ये कोहिनूर हीरा ट्रांसफर होता गया। और ये ट्रांसफर हुआ पूरे दिल्ली सल्तनत में। यानी कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? वो था आपका इब्राहिम लोदी। इस इब्राहिम लोदी ने, इसका मित्र था जो ग्वालियर का जो राजा था, राजा विक्रमजीत कहें या विक्रम राज भी कहीं पे लिखा हुआ है। तो ये विक्रमजीत को इसने अपना कोहिनूर हीरा, मित्र था, दोस्ती में रखने के लिए इसको दे दिया। लेकिन कुछ समय के बाद, जब हम, आपको याद हो तो जब हम इब्राहिम लोदी का जो चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि कैसे इब्राहिम लोदी ने पहले तो जौनपुर का अपने भाई की हत्या कर दी, जौनपुर का राज ले लिया था। उसके बाद इसने ग्वालियर को, वही विक्रमजीत जो मैं बता रहा हूँ, इसका पहले मित्र था, इस अपने मित्र का भी अपने इसने राज्य हड़प लिया था। तो अब राज्य हड़प लिया तो विक्रमजीत इससे पूरी तरह से खफा हो जाएगा कोई व्यक्ति। और कोहिनूर हीरा, पहले तो उसने उसको कोहिनूर हीरा दिया इब्राहिम लोदी ने, और उसके बाद उसका राज्य हड़प लिया। पता नहीं किस दिमाग का व्यक्ति था, पहले तो अपना इतना बड़ा मित्र बना लिया, उसके बाद उसका राज्य हड़प लिया। तो विक्रमजीत के पास कोहिनूर हीरा था लेकिन उसके पास इसका राज्य चला गया था। तो ये इससे बड़ा खफा था इब्राहिम लोदी से, अकेला तो कुछ कर नहीं पा रहा था। जब बाबर ने इस इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में पूर्ण रूप से परास्त किया और इस इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी, क्योंकि जब बाबर आया था तो बाबर का साथ हुमायूं भी दे रहा था, हुमायूं उसका पुत्र था, बाबर का साथ में लड़ रहा था। जब इन बाबर और हुमायूं ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और दिल्ली का अगला बादशाह बन गया बाबर, तो ये ग्वालियर का राजा विक्रमजीत हुमायूं से के पास गया, उससे बड़ा प्रसन्न हुआ कि साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, इस इब्राहिम लोदी को मार दिया, इसने तो हमारी नाक में दम कर रखा था, मैं आपको अपनी तरफ से कुछ भेंट करना चाहता हूँ। तो इस विक्रमजीत ने हुमायूं को भेंट किया था ये कोहिनूर हीरा। और उसके बाद ये हुमायूं के बाद ये पूरी कहानी सीरीज चलती रही। हुमायूं के बाद आने वाले लोग थे, उन्होंने इसको अपने मुकुट में रखा। यानी हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर आया। अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर आया। और जहांगीर के बाद कौन था? शाहजहां आया। तो अकबर और जहांगीर दोनों ने इसको मुकुट में रखा, लेकिन शाहजहां ने इस कोहिनूर हीरे को लगवा दिया था मयूर सिंहासन में। तो मैंने भी आपको बताया था कि मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो उस मयूर सिंहासन में लगवा दिया इसने कोहिनूर हीरे को। उसके बाद ये कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन की शोभा बढ़ाता रहा। पूरा जितने भी आप बादशाह देखे आपने, उसके उन सब के से मयूर सिंहासन में बैठते थे जिसमें कोहिनूर हीरा था। यानी कि कोहिनूर हीरे लगे मयूर सिंहासन में बैठने वाले कौन कौन हुए? एक तो खुद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदर शाह, जहांदर शाह के बाद फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, और उसके बाद अंतिम था उस पर बैठने वाला आपका मोहम्मद शाह, जो कि रंगीला नाम से ही फेमस था। इसी रंगीला के समय पर ये नादिर शाह, आपको पता ही है, मैंने बताया ही था अभी, 1739 में फारस का, ईरान का शासक था, आक्रमण करता है। और आक्रमण के बाद इस मयूर सिंहासन को पूरे अपने साथ ले जाता है। मयूर सिंहासन में कोहिनूर भी लगा था, तो कोहिनूर अब किसके पास चला गया? ईरान में नादिर शाह के पास। नादिर शाह के बाद जो बनने वाला ईरान का शासक था वो था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली वही जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी 1761 में, उसके पास था ये कोहिनूर हीरा। और कोई इराक था ही उसके पास। अहमद शाह अब्दाली जब मर गया, उसका बेटा कोई बना होगा, बेटे के बाद उसका पौत्र बनता है ईरान का शासक, उसका नाम था शाह शुजा। शाह शुजा कहाँ? इराक का शासक, अहमद शाह अब्दाली का पौत्र। इसने 1809 में ये कोहिनूर हीरा भेंट किया था महाराजा रणजीत सिंह को, पंजाब के शासक। इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, इसको हम बताएंगे कब? जब हम पढ़ेंगे पंजाब शासन के बारे में। तो शाह शुजा ने महाराजा रणजीत सिंह को इतना बेकीमती कोहिनूर हीरा भेंट क्यों किया? जो जिसको ले जाने के लिए उसके बाप दादा यहाँ से बड़े मेहनत से लेके गए, उसने 1 मिनट में इसको भेंट कर दिया। 1 मिनट में नहीं भेंट किया, इसकी बड़ी कहानी है, वो हम तभी पढ़ेंगे जब हम पंजाब शासक। फिलहाल इतना याद रखिए कि महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब के शासक थे, उनके पास कोहिनूर हीरा कहाँ से आया? शाह शुजा के पास है। शाह शुजा आपको पता लग गया कौन? अहमद शाह अब्दाली का पौत्र।
पंजाब पंजाब शासक यानी पंजाब राज्य क्या, आज का हिंदुस्तान का जो आप पंजाब देखते हैं वो, और आज का जो पाकिस्तान है वहाँ भी पंजाब है, वो दोनों पंजाब एक ही पंजाब था। उसके शासक थे महाराजा रणजीत सिंह। तो उनके पास आया, महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र आगे हुए दिलीप सिंह। दिलीप सिंह के पास जब रणजीत सिंह मर गए तो दिलीप सिंह को अपना कोहिनूर हीरा दे गए। दिलीप सिंह के पास कोहिनूर हीरा था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के चलते आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1849 में, उसमें सिखों की हार हुई और दिलीप सिंह को ये कोहिनूर हीरा देना पड़ा लॉर्ड डलहौजी को। और लॉर्ड डलहौजी कौन था, उसमें भारत का गवर्नर जनरल। इस गवर्नर जनरल ने ये कोहिनूर हीरा उठा के दे दिया अपने इंग्लैंड की महारानी को। तो तब से लेके ये जो कोहिनूर हीरा है वो इंग्लैंड में है, और आज के रूप में इसके आप देखोगे तो वर्तमान में इसके 3 टुकड़े हैं। पहला जो टुकड़ा है वो ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है, और दूसरा और तीसरा जो टुकड़ा है वो ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में लगा हुआ है। तो 3 टुकड़े हैं, और तीनों के तीनों आप देख रहे हो, पहला ब्रिटिश म्यूजियम में, दूसरा और तीसरा महारानी के मुकुट में चढ़ा हुआ है। अब ये तो ही अब आप आए दिन देखते हो, ये तो कोहिनूर का इतिहास हो गया। अब अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में आप देखते हो कि इस कोहिनूर हीरे पे आए दिन न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे आप, कई जगह रोज मीडिया वाले भी आपको बताते हैं कि इस पर 3 देश ने अपना इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें केस डाल रखा है कि इस जो कोहिनूर हीरा है इस पर हमारा अधिकार है। इसमें सबसे पहले भारत, पाकिस्तान और ईरान, ये तीनों देश अपना अपनी तरीकों के द्वारा इस कोहिनूर पे अपना अधिकार जमा रहे हैं। भारत कैसे, भारत क्यों कर रहा है, भारत को आपको पता ही है, भारत का आपने इतिहास देख लिया, सारे के सारे कोहिनूर यहीं पे पैदा हुआ, यहीं से ट्रांसफ़र हुआ। भारत तो इसलिए अपना दावा कर रहा है। पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ही भारत में से ही बना है, तो जो दावा कर रहा है वो इतिहास वो दिखा रहा है कि वो उस चीज़ों को दिखा रहा है। प्लस ये बोल रहा है कि जो ब्रिटेन या अंग्रेज़ों के हाथ में जो कोहिनूर हीरा लगा वो लगा पंजाब के शासक दिलीप सिंह के द्वारा, क्योंकि उस पंजाब के शासक दिलीप सिंह की जो राजधानी थी वो थी लाहौर उस समय पे। तो वो ये कर रहा है कि जो ये लाहौर के जो शासक थे उनके हाथों से ये कोहिनूर हीरा डलहौजी के पास में गया। डलहौजी ने फिर इंग्लैंड की महारानी को दिया, यानी कि अंग्रेजों के हाथ में कहाँ से गया, वो बोला कि हम पाकिस्तान से वो कोहिनूर हीरा गया है। वो इस तरह अपना दावा पेश कर रहा है। ईरान कौन कर रहा है, ईरान इसलिए कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि जो शाह शुजा थे उन्होंने जो कोहिनूर हीरा था वो महाराजा रणजीत सिंह को रखने के लिए दिया था, गिफ्ट में दिया था, और उस गिफ्ट को कोई छीन के ले गया, तो ये कोहिनूर हीरा हमारा है, इसलिए ये कोहिनूर हीरा हमें दिया जाना चाहिए। इन तीनों का अलग अलग दावा है, इसका कोई रिजल्ट निकला नहीं है, ना ही मुझे लगता है कोई रिजल्ट निकलेगा। दावा करते रहेंगे, चलते रहेगा, बहुत दिनों से दावा चल रहा है। फिलहाल आपकी बस जानकारी के बता दूं, ये तीनों देश अपना अपना दावा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। और कोहिनूर हीरा पूरा कब, कहाँ, कैसे, कहाँ गया और अब कहाँ है, ये भी आपको कहानी पूरा पता लग गई होगी। उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको रोचक लगी होगी और कुछ चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो गई होंगी। चलिए आज क्लास समाप्त करते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, उत्तर मुगल साम्राज्य तो हम पढ़ ही रहे हैं और आपको पता लग गया होगा उत्तर मुगल साम्राज्य में हम आज कहाँ तक पढ़ चुके हैं। मोहम्मद शाह रंगीला 1748 तक हम अपनी कहानी कर चुके हैं समाप्त। अब बचते हैं हमारे ये हम कल क्लास में समाप्त कर लेंगे। उसके बाद हम सीधे चले जाएंगे मराठा साम्राज्य की ओर। और उसके बाद जो तक मैं आपको बता चुका हूँ कि इसे मोहम्मद शाह रंगीला जो हमने आज पढ़ा है उसके समय पर ये कई सारे राज्य भी स्वतंत्र हुए हैं और इन स्वतंत्र राज्यों के बारे में भी पढ़ना है हमें। और इस पंजाब वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बहुत सारा। इसमें कम से कम 5 से 6 क्लास होंगी अकेले के बारे में, बाकी तो सब एक एक क्लास में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये अकेला आपकी 5 से 6 क्लास लेने वाला है। और इन्हीं के साथ आपके मराठा और उत्तर मुगल साम्राज्य के साथ ही आपके अंग्रेज़ों का भी और यानी कि यूरोपियंस का भी आगमन हो जाएगा, कई सारी चीज़ें होंगी। चलिए समाप्त करते हैं क्लास। कल हम स्टार्ट करेंगे अहमद शाह के साथ और उसके साथ ही हम उत्तर मुगल साम्राज्य को कल लिए समाप्त कर देंगे।